चलिए आज हम लोग रेनबो पार्ट 2 जो आपका लिटरेचर का 12th इंग्लिश का बुक है उसमें हम लोग आज 3rd नंबर पोयम को करने वाले हैं, जिस पोयम का नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इस पोयम को लिखा गया है W.H. ओडेन के द्वारा। W.H. ओडेन का पूरा नाम है विंस्टन ह्यू ओडेन, जिनका जन्म 1907 में हुआ और मृत्यु जो है वो 1973 में हुआ। हु वॉन द पुलिट्जर प्राइज, मतलब जो W.H. ओडेन थे उन्होंने जीता एक पुरस्कार, जिस पुरस्कार का नाम क्या था, पुलिट्जर प्राइज। और ये पुलिट्जर प्राइज इनको कब मिला, 1948 में। क्यों मिला, तो फॉर हिज कलेक्शन, इनकी कविताओं के संग्रह के लिए, जिसका नाम क्या था, द एज ऑफ एंजाइटी। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है द एज ऑफ एंजाइटी। इसी पुस्तक के लिए इनको 1948 में पुलिट्जर प्राइज मिला W.H. ओडेन को। वॉज कह रहा है कि W.H. ओडेन वॉज W.H. ओडेन थे वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुमुखी। बहुमुखी का मतलब आपको दिख रहा है कि ऐसा लगा हो कि एक व्यक्ति जिसके बहुत सारे मुख होते हैं, जैसे रावण को दशानन कहा जाता था, है ना। तो बहुत सारे लोग इसका शाब्दिक अर्थ ये लगाते थे कि रावण के पास 10 सिर था। अब एक्चुअली किसी ने देखा तो नहीं है, लेकिन मेरा अनुमान ऐसा है कि 10 व्यक्तियों के सिर में जितना दिमाग होता था ना, उतना किसके पास होता था, रावण के पास, इसीलिए उसे कहा गया दशानन। उसी तरह इसे कहा गया वर्सेटाइल, मतलब बहुमुखी। बहुमुखी क्यों कहा गया, कह रहे क्योंकि इंटेलेक्चुअली या बौद्धिक रूप से, मतलब विद्वता के दृष्टिकोण से बहुत ही मजबूत थे और विगरस, एक शक्तिशाली पोएट थे। मतलब W.H. ओडेन तो सबसे पहले एक बड़े ही शक्तिशाली पोएट थे। साथ साथ क्या कह रहा है कि वर्ड्स ड्रामेटिस्ट, इन्होंने कविता रूपी ड्रामा भी लिखा। जैसे कि आप हमारा रामायण का एग्जाम्पल लोगे तो रामायण जो है ना वो एक कविता रूपी ड्रामा है, छंदों में लिखा गया है ना। उसी तरह ये छंद में अलग अलग नाटक भी लिखते थे। क्रिटिक, ये एक आलोचक भी थे। ट्रांसलेटर, एक अनुवादक थे। एंड एडिटर, एक संपादक थे, है ना। ये इतनी सारी क्वालिटी किसके पास थी, हाँ, विंस्टन ह्यू ओडेन, W.H. ओडेन। इसीलिए हमें लगता है कि इनको बेटा क्या कहा गया, वर्सेटाइल। कवि थे, ड्रामेटिस्ट थे, ट्रांसलेटर थे, बहुत सारी क्वालिटी। हम लोग तो एक ही चीज़ में परेशान हो जाते हैं, है ना। आगे कह रहा है कि पोइट्री टू हिम, जो कविता थी वो इनके लिए वॉज अ सीरियस गेम, एक खेल की तरह थी। कविता इनके लिए खेल की तरह थी, लेकिन वो कैसा गेम था बेटा, सीरियस गेम, गंभीर खेल की तरह। करे कि विच शुड डीपेन पीपल्स सेल्फ अवेयरनेस। इनका मानना था कि जो कविताएं हैं वो लोगों के अंदर सेल्फ अवेयरनेस, स्वचेतना को जागृत करने का माध्यम है। मतलब कविताओं से लोगों के अंदर जो है वो स्वचेतना, मतलब खुद से सोचने समझने की शक्ति जो है विकसित होती है। करा बट इट शुड इन नो केस, किसी भी स्थिति परिस्थिति में डायरेक्टली अफेक्ट्स मैंस पॉलिटिकल और रिलीजियस चॉइसेस। इनका मानना था कि कविताएं जो है वो इंसान के अंदर सेल्फ अवेयरनेस, मतलब स्वचेतना को जागृत करने का माध्यम है, न कि कविताओं से इंसान के राजनीतिक और धार्मिक विकल्प प्रभावित होने चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना। मतलब ऐसे कविता नहीं होने चाहिए जो राजनीतिक को दर्शा रहे हो या धार्मिक कट्टरता को दर्शा रहे हो। इस चीज़ को W.H. ओडेन कविताएं नहीं मानते थे। लेकिन कह रहा है कि हिज अर्ली पोएम्स, जो W.H. ओडेन के खुद के पहले के पोएम थे, एग्जिबिट, वह दर्शाते हैं हिज इंटरेस्ट, इनकी रुचि को, इन पॉलिटिकल अफेयर्स, राजनीति मामलों में। देखो इन्होंने खुद ही कहा कि कविताएं ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे राजनीतिक उन्माद को बढ़ावा मिले, लेकिन इनकी जो प्रारंभिक कविताएं थी वो इनकी रुचि दिखाती है राजनीतिक मामलों में। कह रहे कि बट हिज लेटर पोएम्स, और इनकी जो बाद की कविताएं हैं, आर ओवर्टली, वह साफ तौर पे आधारित है क्रिश्चियन पे। क्रिश्चियन मतलब ईसाइयत पे। एंड मोर पर्सनल इन टोन, और अपने व्यक्तिगत लहजे में इन्होंने बाद की कविताएं लिखी हैं। इन्होंने कहा तो
कि कविताएं राजनीतिक और धर्म को बढ़ावा देने वाली नहीं होनी चाहिए, लेकिन इनकी कविताएं ऐसी ही थी। आगे कह रहा है कि एज अ टेक्नीशियन, एक टेक्नीशियन के तौर पर, एक खोजकर्ता के तौर पर, ऑडेन ने खोज निकाला ए वैरायटी ऑफ स्टेंजा, अलग अलग प्रकार के स्टेंजा। जैसे कि कविताएं जो होती है ना वो स्टेंजा में लिखी जाती है, तो इन्होंने अलग अलग प्रकार के नए स्टेंजा की खोज की, फॉर्म्स स्टेंजा के रूपों की खोज की, एंड मीटर्स छंदों की खोज की। देखो कई सारे छंद मिला के एक स्टेंजा बनता है ना। तो इन्होंने कई अलग अलग प्रकार के स्टेंजा की खोज की, कई अलग अलग प्रकार के छंदों की खोज की। ही हैड अ पैसन, इनके पास एक जुनून था फॉर वर्ड क्वाइनिंग, शब्द निर्माण करने का। ये अपनी कविताओं में अपने द्वारा बनाए गए कई नए नए शब्दों का क्या करते थे, निर्माण करते थे। तो ही हैड अ पैसन फॉर वर्ड क्वाइनिंग, इनके पास शब्द निर्माण करने का एक जुनून था। एंड यूजिंग, और ये प्रयोग करते थे आर्काइक वर्ड्स। आर्काइक मतलब प्राचीन शब्दों का ये अपने कविताओं में प्रयोग करते थे। विच मेक्स हिम, जो इनको बना देता था एट टाइम्स, कभी कभार, डिफिकल्ट, कठिन टू अंडरस्टैंड, समझने में। मतलब जब ये अपने कविताओं में आर्काइक वर्ड्स, प्राचीन शब्दों का यूज करते थे, तो इनकी कविताओं को समझना क्या हो जाता था, मुश्किल हो जाता था। जैसे कि आपने ऑड टू ऑटम वाले पोयम में देखा कि उसके दूसरे स्टेंजा में जॉन किट्स ने यूज किया है दी, THEEE, THY, दई, ओफेन के लिए OFT लिख दिया है। तो ऐसे शब्द जब ये अपनी कविताओं में भी यूज करते थे तो इनको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ही लेफ्ट इंग्लैंड, मतलब इनका जन्म तो इंग्लैंड में ही हुआ, लेकिन इन्होंने इंग्लैंड को क्या कर दिया, छोड़ दिया। एज अर्ली एज 1939 के शुरुआती दौर में इन्होंने इंग्लैंड को क्या किया, छोड़ दिया। टू सेटल परमानेंटली, और हमेशा के लिए ये क्या हो गए, सेटल हो गए। कहाँ पे बेटा, यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में जाके ये हमेशा के लिए रहने लगे। तो इसलिए ऑडेन के जो काम है उसको भी दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक वह काम जो इन्होंने इंग्लैंड में किया, और एक वह काम जो इन्होंने अमेरिका में किया। तो कह रहा है कि द नोटेबल वर्क्स ऑफ द इंग्लिश पेज, करे कि जो इंग्लैंड में रहते हुए इन्होंने महत्वपूर्ण काम किए, उन कामों में, उन पुस्तकों में शामिल है द ओरेटर्स। क्या नाम है, द डांस ऑफ डेथ, क्या नाम है, लुक ए स्ट्रेंजर, और ए स्पेन एंड अनदर टाइम। ये इनकी फेमस बुक्स है, ये इनकी फेमस वर्क्स है, ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण किताबों में से एक है। द नोटेबल वर्क्स ऑफ द अमेरिकन पेज, जो इन्होंने महत्वपूर्ण काम अमेरिका में रहते हुए किया, उस कामों में शामिल है न्यू ईयर लेटर। मैं इसलिए बोलने को कह रहा हूँ, रिपीट करने को, कि ये आपको याद हो, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछता है। कोई भी एक राइटर का लिखा हुआ बुक का नाम दे देगा और बोलेगा बताइए कि किसने लिखा है। तो न्यू ईयर लेटर के बाद है फॉर द टाइम बीइंग, और द एज ऑफ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों पता है ना, क्योंकि इसी चीज़ के लिए इनको क्या मिला था, अवार्ड मिला था, पुलिट्जर प्राइज। और एक और बुक लिखा है द शील्ड ऑफ एचिलीज, ये इनके महत्वपूर्ण जो है वो पुस्तकों के नाम है। कह रहे कि द प्रेजेंट लिरिक्स, जो अभी हम लोग कविता पढ़ने जा रहे हैं, वो एक प्रकार का क्या है, लिरिक्स है, गीत है। यदि किसी भी लिरिक्स में आप म्यूजिक डाल दीजिएगा ना तो वो सॉन्ग बन जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, किसी भी लिरिक्स में यदि आप म्यूजिक मिला दीजिएगा तो वो क्या बन जाएगा, सॉन्ग बन जाएगा, है ना। और सॉन्ग में से यदि आप म्यूजिक निकाल लीजिएगा तो वो क्या बन जाएगा। तो ये जो कविता है ना, वो एक प्रकार का क्या है, गीत है। कविता का नाम क्या है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब इस कविता में किस चीज़ की बात की गई है, तो कह रहे कि कविता इनेक्स, ये पोयम जो है वो दिखाता है, किस चीज़ को दिखाता है, फ्रस्ट्रेशन, निराशा को। उस निराशा को इनहेरिएंट इन ह्यूमन लाइफ,
जो निराशा मानव के जीवन में है, हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई निराशा है ना। तो उस इंसान के जीवन में जो निराशा है, उस निराशा को ये कविता दर्शाती है। एंड द एस्पायरेशंस, और उन चाहतों को दर्शाती है दैट आर नॉट फुलफिल्ड, जो हमारे जीवन में फुलफिल नहीं होते हैं। अच्छा देखो, ऐसा भगवान ने हमारे लाइफ को स्ट्रक्चर्ड किया है कि हमारा जीवन कितना भी लंबा हो जाए, हम अपनी सारी चाहतों को कभी भी पूरा नहीं कर पाते हैं। तो हमारे जीवन एकदम ऐसा है, तो हमारे जीवन में जो चाहते होते जिसे हम फुलफिल नहीं कर पाते हैं। और क्या कहता है, एंड द सेंस ऑफ लॉलीनेस, और जो हमारे ज़िंदगी में अकेलापन का भाव होता है, उस अकेलेपन के भाव के बीच एवरी इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति क्या करता है, लिव्स, जीता है और मरता है। इन्हीं सारी चीज़ों की बात इन कविताओं में की गई है। तो आइए इस पोयम को अब हम लोग समझते हैं, स्टेंजा बाय स्टेंजा, लाइन बाय लाइन। बेस्ट एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने वाला हूं कि ताकि एक पोयम का कॉन्सेप्ट बन सके, थीम बन सके। देखिए, किसी भी कविता को समझने से पहले सबसे पहले उस कविता का, उस पोयम का थीम समझिए कि इसका थीम क्या है। नहीं समझ में आ रहा है? ऐसे थीम पे यहाँ पे बात कर दिया गया कि फ्रस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंसान के जीवन में जो निराशा होती है उसी को दर्शाता है। लेकिन देखिए, इस कविता को W.H. ओडेन ने किससे जोड़ा है बेटा? नेचर से, प्रकृति से। और नेचर को उन्होंने जोड़ा है बेटा किस चीज़ से? लाइफ से। नेचर में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, है ना, जंगल होता है। और लाइफ में बेटा क्या होते हैं? मैन होते हैं, वुमेन होता है, या मैन या वुमेन ना हो तो हम लिख देंगे कि पीपल होते हैं, लोग होते हैं। ऐसे ही जिंदगी जो है वो चलता है। तो इस पोयम में W.H. ओडेन ने इस पे बात किया है कि जिस तरह से कोई छोटा पेड़ है वो बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, विशाल होता है, बहुत दिन तक छाया देता है, और फिर एक दिन ऐसा समय आता है कि वो पेड़ जो है सूख जाता है ना, और उसके पत्ते गिर जाते हैं, पेड़ जो है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उसी तरह से हर इंसान के, नहीं समझ में आ रहा है, हर इंसान का जीवन ऐसे ही बड़ा होता है और फिर एक दिन क्या होता है। देखो कि कितनी बारीकी से इस कविता को हम लोग YouTube पे देखेंगे तो मतलब कई हजार वीडियोस आपको मिलेंगे, लेकिन कई हजार वीडियो मिले हैं तो कई हजार लोगों ने कई प्रकार की थीम रखी है, कई प्रकार की मनगढ़ंत बातें हैं कविता में। लेकिन वास्तविक थीम क्या है, इस चीज़ को समझना है, और बड़ी गहरे तरीके से W.H. ओडेन ने लिखा है, ताकि थोड़ा सा समझना भी वास्तव में मुश्किल है, लेकिन हम लोग वास्तविक मीनिंग क्या है इसको समझ रहे हैं। कैसे उन्होंने इस कविता को एक इंसान के जीवन के साथ जोड़ा है। उन्होंने कहा बेटा पहले लाइन में कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। मैं पहले एक स्टेंजा पढ़ देता हूँ, चूँकि यह पोयम जो है एक सॉन्ग की तरह है, तो थोड़ा हम लयबद्ध तरीके से पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, नर्सेस ऑफ द ग्रेप्स आर गॉन एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन। ये 4 लाइन है। कह रहे कि जो अब बड़े पेड़ है, बड़े पेड़, उनकी पत्तियां जो है वो अब क्या हो रही है, बहुत तेजी से, मतलब पेड़ों से पत्ते बहुत तेजी से झड़ रहे हैं, मतलब वो पेड़ अब खत्म होने के कगार पे है। उनकी पत्तियां तेजी से झड़ रही है, और उनकी पत्तियां झड़ने की वजह से जो नर्सेस फ्लावर है, उन बड़े पेड़ों के नीचे जो छोटे पौधे हैं वो क्या हो जा रहे हैं, दब जा रहे हैं। और दबने की वजह से नर्सेस, उन छोटे पौधों का ग्रेप्स वहाँ पर क्या बन जा रहा है, कब्र बन जा रहा है। ये बताया। देखो मतलब पहले 3 लाइन देखो और फिर चौथे लाइन पे आएंगे। 3 लाइन देखो, मतलब वो कहना चाहते हैं कि ज़िंदगी जो है उसमें बड़े लोग हैं वो भी मरते हैं, जो छोटे लोग हैं वो भी मरते हैं। ये मृत्यु जो है वो अटल सत्य है, ये तेजी से हो रही है, ये तेजी से हो रही है, ये होते जा रही है, होते जा रही है।
लोग रोज मर रहे हैं, नहीं, प्रतिदिन लोग मर रहे हैं, और उसमें बड़े लोग भी मर रहे हैं, छोटे बच्चे भी मर रहे हैं। जो जहां मर रहा है वो मर रहा। लेकिन अगले लाइन में क्या बोला? एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन। जो छोटे पौधे हैं उन पौधों पे फिर क्या आती है? प्रैम्स, गाड़ियां आती है, और वो गाड़ियां उनको क्या कर देती है? कुचल के चली जाती है। ऐसे प्रैम्स का मूल मतलब यही होगा कि वो छोटी सी गाड़ी जिसमें बेबी, छोटे बच्चे को रखा जाता है, उसको हम लोग प्रैम्स कहते हैं। मतलब यहाँ पे प्रेम्स क्या कर रहा है? लाइफ के साइकिल को दर्शा रहा है। लोग मर रहे हैं और फिर लोग जन्म भी ले रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है? बेबीज, मतलब ये जिंदगी ऐसे क्या होती रहती है? ऐसे ही चलती रहती है। आ रहा है बात समझ में? चलो अब आगे क्या कर रहे हैं? अगले स्टेंजा में पोएट कह रहा है, विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। करे कि हमारे आसपास, हमारे अगल बगल, नेबर्स जो हमारे पड़ोसी है, हमारे आसपास जो हमारे पड़ोसी है, वो हमारे आसपास मतलब घूम रहे हैं सारे लोग। कैसा? जैसे कि वो एक स्नेचर हो। स्नेचर मतलब छीनने वाला। हमारे पड़ोसी हमारी खुशियां छीनना चाहते हैं। पड़ोसी कहने का तात्पर्य है मतलब मौत के जो मैसेंजर है, मौत के जो परिंदे हैं, वो हमारे आसपास क्या हो रहे हैं? घूम रहे हैं। और उनकी वजह से प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, हम लोग वास्तविक खुशी से क्या हो जा रहे हैं? दूर हो जा रहे हैं। जो मतलब रियल लव है वो हमारे यहाँ नहीं है। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज लोनली ऑन द सेपरेट नीज। कह रहे कि एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, मतलब जो हाथ है वो कभी एक्टिव है। नहीं समझ में आ रहा है? मतलब ये एक्टिव हैंड्स है, मस्ट फ्रीज। एक ना एक दिन ये हाथ क्या होगा? फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा। जम जाएगा मतलब क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा है? और लोनली ऑन द सेपरेट नीज, सबको अकेले रह जाना है। सबको क्या हो जाना है? अकेले रह जाना है। जरा ध्यान से सुनना है मेरी बात को, तब कविता समझ में आएगी। मतलब कहा कि हमारे आसपास के जो लोग हैं, हमारे आसपास के लोग हैं जिनकी वजह से हम अपनी खुशियों को सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं, वो सारे लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि हर किसी को एक ना एक दिन क्या होना है? मरना है। उनके भी हैंड्स जो है वो फ्रीज हो जाएंगे, जम जाएंगे। जमने का मतलब मृत्यु। और सब लोग अकेले आया है तो अकेले क्या हो जाएगा? चले जाएंगे। अगले लाइन में क्या कह रहा है कि dead in hundreds at the back, follow wooden in our track, arms raise steeply to reprove in false attitude of love। करे कि dead in hundreds at the back, कई लोग जो है वो क्या होते हैं? मरते हैं, हजारों लोग मरते हैं। dead in hundreds at the back, follow wooden in our track, और वो लोग जो है, उडेन का मतलब ताबूत होता है, ताबूत में भर कर उनको क्या किया जाता है? ले जाया जाता है। उनको ले जाया जाता है और उनको देखते हैं आर्म्स रेज स्टीपली टू रिप्रूव। उनके जो हाथ है, उनके जो हाथ है, जो मरे हुए हैं उनके हाथ, उनको आप देखिए रेज्ड, वो हाथ उठते हैं स्टीपली टू रिप्रूव, बड़ी कठिनाई से। मतलब जो लोग मरे हैं उनके हाथ है, उनको आप देखिए उनके हाथ कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? मरने के समय फ्रीज होते हैं, खाली होते हैं। और कह रहा है कि इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, फिर भी यहाँ पर लोग झूठे प्रेम का दिखावा करते हैं। यहाँ पे लोग झूठे प्रेम का दिखावा करते हैं, झूठा प्रेम करते हैं, इस बात को जानते हुए कि एक दिन हम भी इस ताबूत में भर कर जाएंगे और हम लोग जो यहाँ पर लेकर आए हैं उस चीज़ को यहीं पर छोड़कर चले जाएंगे। इसके बावजूद भी जो लोग हैं वो यहाँ पे इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, झूठे प्रेम का क्या करते हैं? दिखावा करते हैं। नहीं आ रहा समझ में? कह रहा है अगले स्टेंजा में, बेटा अगले स्टेंजा में कह रहा है कि स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, ट्रोल्स रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड। कह रहा है कि बेटा जिंदगी कैसी है? तो बिल्कुल लीफलेस वुड की तरह,
जिस तरह किसी जंगल में पत्ता नहीं रहता है, वो जंगल एकदम सूखा सूखा दिखता है और वहाँ पे जो जानवर होते हैं वो स्टार्विंग भटकते हैं, स्टार्व मतलब भूख से। ट्रोल्स रन एस्कोल्डिंग टू देयर फूड, और जैसे कि आसपास जो है वो भूत पिचास खाने के लिए क्या है, दौड़ रहे हो। एंड द नाइटिंगल इज डम्ब, और बुलबुल जो है वो शांत है। मतलब एक ऐसा जंगल जहाँ पे कोई भी, समझिए, कोई भी हरियाली नहीं है, ना कोई खाना है, सब शांत है। नाइटिंगल खुशी की प्रतीक है, बोले कोई बुलबुल गाना नहीं गा रही है। एंड द एंजल विल नॉट कम, कोई भी परी वहाँ पर नहीं आने वाली, मतलब कोई भी खूबसूरती नहीं आने वाला है। ये एक ऐसा जिंदगी का, मतलब यहाँ पे जो भी लोग आते हैं, वो इसी चक्र में फंसे रहते हैं। जीना है, खाने के लिए भागना है, फिर मरना है, समझ में आ रहा है ना। और इसमें सारे लोगों की ज़िंदगी चलते रहती है। और अंतिम पैराग्राफ में कहता है लेखक, अंतिम पैराग्राफ में कंक्लूड करता है, कहता है लेकिन फिर भी जो है वो हमारी ज़िंदगी क्या होती है, चलती है। कितनी भी खराब परिस्थिति आए, ज़िंदगी क्या होती रहती है, चलती रहती है। क्यों चलती है? कह रहा है कि कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड। जब हम विकट से विकट खराब परिस्थिति में फंस जाते हैं, फिर भी जब हम सामने देखते हैं, तो लेखक कह रहा है कि कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, सामने ठंडे और विशाल, लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड, पर्वतों की श्रृंखला दिखती है। हुज वाइट वाटरफॉल, जिसमें से सफ़ेद पानी के झरने गिर रहे हैं। कुड ब्लेस, वो झरने हमको राहत देंगे। ट्रेवलर्स, यात्रियों को राहत देंगे। इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, उनके अंतिम मृत्यु के क्षणों में। इसी वजह से जीवन चलते रहता है। कितनी भी तुम्हें समस्याएं आ जाए, लेकिन तुम इसी वजह से आगे बढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई तुम्हारे सामने जीवन में क्या है, एक लक्ष्य है, और उस लक्ष्य को पाने के लिए तुम निरंतर क्या कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। और ये जिंदगी क्या होती है, चलती रहती है। बात समझ में आ रहा है? यही कविता का मूल भाव है, यही कविता का मूल सारांश है। बाकी इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है, हम लोग कर लेते हैं। जैसे नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. Auden. What is the full name of W.H. Auden? Winston Hugh Auden. When did he get the Pulitzer Prize? 1948. The Age of Anxiety is written by W.H. Auden. W.H. Auden was a versatile dramatist. When did he left England? 1939. और द ट्रेवलर्स आर वी, हम लोग जो ट्रेवलर्स हैं वो कौन है, ह्यूमन है। ब्लैंक्स फ्रीज द एक्टिव हैंड्स, डेथ। हु आर स्कॉल्डेड फॉर फूड, ट्रोल्स, है ना। और क्या डम्ब क्या हो गई है, नाइटिंगल। वाइट वाटरफॉल, है ना, द वाइट वाटरफॉल। द लीव्स आर फॉलिंग, और ब्लैंक्स रोलिंग ऑन द प्रैम्स। ठीक है, चलिए अगले दिन मिलेंगे तो और भी एक नए कविता पे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।